हिमाचल प्रदेश सरकार और संगठन के बीच चली आ रही तनातनी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुप्पी तोड़ दी है। मुख्यमंत्री की ओर से सचिवों की नियुक्ति को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर सुक्खू ने संवाद की कमी को कबूला है। सीएम वीरभद्र सिंह के साथ बढ़ते विवाद पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं संवाद की कमी रही होगी। सचिवों की नियुक्ति को लेकर सीएम के साथ गहराए विवाद पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से खास बातचीत में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवाद की कमी की बात कबूली। सुक्खू के मुताबिक सीएम प्रदेश के दौरे पर व्यस्त हैं और पार्टी कार्यक्रमों में बिजी थे, लेकिन मुख्यमंत्री के लौटने पर उनके साथ बैठकर संवादहीनता को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का लंबा अनुभव है और सबसे सम्मानित नेता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के सम्मानित नेता है, अनुभवी नेता है, लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है, हमें उनसे भी सीख लेनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के दौरे में है और मैं भी पिछले कुछ दिनों से दौरे बाहर था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अब विवाद को यही खत्म समझना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं के दर्द को सीएम के समक्ष रखने की बात भी कही है। साथ ही पार्टी के नेताओं को बिना सोचे समझे बयानबाजी से बचने की हिदायत दी। तो मेरा ये मानना है कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ये जो संवादहीनता पैदा हुई है इसको दूर कर दिया जाएगा। सुक्खू का दावा है कि सीएम के लौटने के बाद संवादहीनता को खत्म करके कार्यकर्ताओं की बात उनके समक्ष रखी जाएगी। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। बिलासपुर में डाक विभाग की ओर से टिकट प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें करीब 52 देशों की टिकटें प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। डाक विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में 52 देशों की 1000 टिकटें आकर्षण का केंद्र बनी। ये तस्वीरें बिलासपुर में लगी डाक टिकट प्रदर्शनी की है, जिसका शुभारंभ बिलासपुर के डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने किया। इस प्रदर्शनी में 52 देशों की टिकटें मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा देश के महापुरुषों, देश की धरोहरों और शक्ति पीठों के साथ साथ खेल जगत से जुड़ी डाक टिकट को लोगों ने खूब सराहा। मैं समझता हूँ एक सराहनीय प्रयास है कि सभी जो डाक टिकट जो कलेक्ट करते हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उन डाक टिकटों के माध्यम से हमारा जो ऐतिहासिक कुछ इवेंट्स है या कोई कल्चर है उसको प्रदर्शित किया जाता है। हमारे देश के ही अन्य देशों के भी जो कल्चर है वो डाक टिकट के माध्यम से यहाँ पर हमारे सामने रखे गए हैं। इस दौरान करीब 1000 से भी ज्यादा टिकटों की प्रदर्शनी लगी है। साथ ही डाक विभाग शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर को लेकर जल्दी स्टैंप बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें नैना देवी मंदिर के इतिहास की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ग्राहक अपनी या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य की माई स्टैम्प के तहत टिकट डाकघर से बनवा सकते हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भेज सकते हैं। माई स्टैम्प का हमने एक काउंटर बनाया है, पर जिसमें आप अपनी पर्सनलाइज स्टैम्प, जैसे अपनी हो गई, किसी परिवार की, किसी वस्तु की, किसी भी चीज़ की, आप अपने 300 रुपये देकर अपनी टिकट बना सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक काउंटर उपलब्ध कराया है। भारत की धरोहरों और महापुरुषों की डाक टिकटों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। विजय भारद्वाज, जी मीडिया, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में इस बार 22% कम बारिश हुई है, जिसका सेब के व्यवसाय पर साफ असर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस बार अनुमान से कम बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में इस बार अनुमान से कम बारिश हुई है, ये कहना है हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग का। विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले इलाकों मसलन किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर सरीखे जिलों में कम बारिश दर्ज की गई है। लाहौल और किन्नौर में करीब 75% कम बारिश हुई, जबकि पूरे प्रदेश में अनुमान से 22% कम बारिश दर्ज की गई। टोटल जो ओवरऑल बारिश है वो 22% कम चल रही है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो जो ऊपर के डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें लाहौल स्पीति है, इसमें लगभग 75% कम बारिश चल रही है और किन्नौर और चंबा में 51% कम चल रही है। कम बारिश का असर यहाँ के सेब की खेती पर भी पड़ा है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में सेब की कई किस्मों की खेती होती है,
जिनकी देश के अलावा विदेशों में भी बड़ी मांग होती है। लेकिन इन दोनों ही इलाकों में सेब की पैदावार पर कम बारिश का असर पड़ा है। हालांकि इस बार बारिश की वजह से प्रदेश में काफी नुकसान भी हुआ था, लेकिन मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़े साफ कर रहे हैं कि कृषि के हिसाब से बारिश कम दर्ज की गई है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। प्रदेश में हुई कम बारिश के चलते यहाँ पर सेब की पैदावार भी कम हुई है। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। डलहौजी का मौसम कूल हो गया है, लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। हिमाचल के डलहौजी में ठंड ने अक्टूबर से पहले दस्तक देकर ठिठुरने बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा खूबसूरत पर्यटक स्थल जो हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। देश दुनिया से आने वाले सैलानी डलहौजी की हसीन वादियों का लुत्फ उठाना नहीं भूलते और इन दिनों तो डलहौजी का मौसम बेहद ही सुहावना और कूल हो चुका है। जी हाँ, डलहौजी में ठंड ने दस्तक दे दी है। ये पहला मौका है जब डलहौजी में सितंबर महीने में ही इतनी ठंड देखने को मिल रही है और लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। सितंबर के एंडिंग में जो है फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ठंड जो है काफ़ी बढ़ गई है। नहीं तो ठंड की शुरुआत जो है अक्टूबर एंडिंग और नवंबर स्टार्टिंग में होता था, तो देन जो है हमें काफ़ी सारी परेशानी हो रही है ठंड की वजह से। ठंड का असर डलहौजी समेत चंबा जिले के पांगी, भरमौर, तीसा और सलूनी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं ठंड के चलते लोगों को अपने रोजमर्रा के कामकाज पूरा करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार जो है सितंबर में सर्दी लग रही है और हम पहाड़ी इलाकों वालों को जो है सुबह काम करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि सुबह मक्की का काम, घास का काम चला हुआ है। समय से पहले ठंड की आहट ने आने वाले महीनों में कड़ाके की ठंड पड़ने के संकेत दिए हैं। मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया, डलहौजी। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप लगा है। केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री विवादों के घेरे में हैं। हालांकि केजरीवाल ने उनका बचाव किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सत्येंद्र जैन को हवाला के जरिए करीब 17 करोड़ रुपए के ट्रांसफर मामले में नोटिस भेजकर 4 अक्टूबर तक पेश होने को कहा है। सत्येंद्र जैन ने सफाई दी, कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, जांच के लिए तैयार हूँ। ये नोटिस है, एज ए विटनेस बुलाया गया है मुझे और हाँ जी, और सेक्शन 131 के अंदर है। इसको इतना बड़ा कहते हैं सेंसेशनल, आपने टीवी के ऊपर दिखा रखा है, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। कानून अपना काम करेगा तो इसमें हाय तौबा करने की क्या की जरूरत है। इसके मतलब कि दाल में कुछ काला है। तो इसके स्कैंडल में, कोई करप्शन में और अभी इनकम टैक्स का सत्येंद्र जैन पे, तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह की लोगों ने जुड़ के ये पार्टी बनाई थी और इस पार्टी की क्या सोच है, क्या आइडियोलॉजी है। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के बचाव में ट्वीट किया, मैंने सत्येंद्र जैन को सुबह बुलाया, सभी दस्तावेज देखे, वो बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया है। अगर वो दोषी होते तो हम उन्हें बाहर निकाल देते। हम उनके साथ खड़े हैं। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 4 कंपनियों को गलत तरीके से 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इन कंपनियों के नाम है इंडो मेटल इम्पैक्स, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सोल्यूशन और मंगल यातन प्रोजेक्ट। आरोपों के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने इन पैसों से दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के पास प्रॉपर्टी खरीदी। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोलकाता के हवाला आरोपी जीवेंद्र मिश्रा का बयान दर्ज किया है। मिश्रा ने अपने बयान में सत्येंद्र जैन का नाम लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विनोद मित्तल, जी मीडिया। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में डीजी के पद पर तैनात रहे बीके बंसल ने अपने बेटे के साथ घर के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली के मधु विहार इलाके में डीजी कॉर्पोरेट बीके बंसल और उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली। आप ये देख सकते हैं, जो 3B मकान है नीलकंठ अपार्टमेंट का, इसी में पुत्र और बीके बंसल दोनों रहते थे। पूर्वी दिल्ली के नीलकंठ अपार्टमेंट के बीके बंसल और बेटे योगेश ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। 2 महीने पहले ही उनकी पत्नी और बेटी ने भी खुदकुशी की थी। बीके बंसल को सीबीआई ने रिश्वत लेते गिरफ्तार करने का दावा किया था। पत्नी और बेटी की खुदकुशी के बाद से बीके बंसल जमानत पर थे।
दिल्ली के मधु विहार इलाके में डीजी कॉर्पोरेट बीके बंसल और उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली। आप ये देख सकते हैं जो 3B मकान है नीलकंठ अपार्टमेंट का, इसी में पुत्र और बीके बंसल दोनों रहते थे। पुत्र का नाम योगेश है और बीके बंसल को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 8:40 पे उनकी मेड आई रचना, उसके बाद वो वहाँ से उतर के वापसी आई और रोती हुई आई, बोली कि अंकल जी सुसाइड कर लिए हैं। नहीं वैसा कुछ नहीं, ऐसी बिल्कुल अच्छे से बात करें। पिताजी उनके अंदर में थे, अंदर से उनसे बात हमसे नहीं हुई, लेकिन योगेश जी बहुत अच्छे से बात की है। सीबीआई ने दावा किया था कि 16 जुलाई को बीके बंसल को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के एक होटल में फार्मा कंपनी के पक्ष में फैसले के लिए रिश्वत लेने का दावा किया गया। गिरफ्तारी के वक्त बंसल के एक फार्मा कंपनी के ब्रोकर के साथ होने का दावा किया गया था। जुलाई में बीके बंसल की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके और रिश्तेदारों के घर पर छापे भी मारे थे। जो सबसे बड़ी बात है, ये भी पता लगाने की कोशिश करी क्या सुसाइड नोट है तो इनको मिला है कि नहीं, और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं जो हरियाणा में रहते हैं उनको सूचना दे दी गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही कि आत्महत्या करने के पीछे वजह क्या रही। कैमरामैन अमित के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। गुजरात के नर्मदा में इन दिनों सेल्फी विद टॉयलेट अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसे लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आपने कई तरह की सेल्फी देखी होगी, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सेल्फी विद टॉयलेट। ये सेल्फी विद टॉयलेट है। जी हाँ, अपने साफ और स्वच्छ शौचालय के साथ सेल्फी लेने का क्रेज। गुजरात के नर्मदा के ग्रामीण आज अपनी इस खास सेल्फी से पूरे प्रदेश को ये सबक देना चाहते हैं कि शौचालय जरूरी तो है, लेकिन इसकी सफाई भी उतनी ही जरूरी है। खुले में जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती है और शौचालय में जाके हमें शर्म की बात नहीं आती, हमें शौचालय की उपयोग करते हैं। स्वच्छ शौचालय के लिए जिला प्रशासन भी इन्हें बखूबी प्रोत्साहित कर रहा है। सोशल मीडिया के जमाने में सेल्फी विद टॉयलेट का ये बिल्कुल नया प्रयोग है। जिला विकास अधिकारी के मुताबिक जो भी शौचालय के साथ अपनी सेल्फी भेजता है, प्रशासन उसे और उनके परिवार को सम्मानित करता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में नर्मदा जिला ODF के तौर पे आगे बढ़ रही है। ऐसे में हमने एक नया प्रयोग किया है कि जो लोग भी शौचालय बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो अपनी सेल्फी जो है वो हमें भेजते हैं, और जो लोग सेल्फी भेजते हैं, जो भी लड़के लड़कियां या फिर जो भी फैमिली मेम्बर है, उनको अलग से हम सम्मानित करते हैं, उनको प्राइड फील कराते हैं और उन सब फोटो को सोशल मीडिया पे हम डालते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में यह पहल ग्रामीण इलाकों में कारगर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया। पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस पर 29 सितंबर को रिव्यू बैठक होगी। पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत छीन सकता है। पीएम मोदी खुद बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अफसर भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे की समीक्षा होगी। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में ये दर्जा दिया था। ओवरऑल जो अप्रोच है वो ये है कि पाकिस्तान को घेरना है और उसको एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको अटैक करना है। पाकिस्तान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जो आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जनता दल यू उसका समर्थन करता है। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वापस होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी थी। 615 बिलियन डॉलर से अधिक का हमारा कुल ट्रेड दुनिया से है, उसमें लगभग 2-2.25 बिलियन डॉलर का ट्रेड पाकिस्तान से है, तो ये 0.5% से भी कम है। तो सांकेतिक है, परंतु सांकेतिक कदम भी उठाने चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड के नियम के तहत MFN स्टेटस दिया जाता है। MFN स्टेटस का मतलब है कि व्यापार के दौरान उस देश के हितों को खास तौर पर ध्यान में रखा जाएगा। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को MFN का दर्जा दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ आश्वासन दिया, दर्जा कभी नहीं। पाकिस्तान को MFN स्टेटस की वजह से ज्यादा आयात कोटा और ट्रेड टैरिफ कम मिलता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से खरी खोटी सुनने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। सुषमा स्वराज के भाषण का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने फिर झूठ बोला। UN में भारत से खरी खरी सुनने के बावजूद पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है।
पाकिस्तान की प्रतिनिधि महिला लोधी ने जवाब दिया, कहा कश्मीर विवादित है और ना कभी भारत का था ना होगा। यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी एनएम गंभीर ने सीधा सवाल पूछा, कहा क्या पाकिस्तान भरोसा दिला सकता है कि भविष्य में उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा। कश्मीर never was and never can be an integral part of India. It is disputed territory, the final status of which has yet to be determined in accordance with several resolutions of the UN Security Council. Can the representative of Pakistan deny that Pakistan has assured in 2004 that it would not allow its territories, all territories under its control, to be used for terror attacks against India? कल सुषमा स्वराज ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को साफ साफ कहा था कि कश्मीर भारत का है और भारत का ही रहेगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। इसके अलावा भी सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के आरोपों का एक एक कर जवाब दिया। भारत चाहता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना होने दे, जिस दिशा में पाकिस्तान कोई ठोस कदम उठाने को राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। पाकिस्तानी आतंकियों का भारत में घुसपैठ का एक वीडियो सामने आया है। भारत में आतंकियों की घुसपैठ के वीडियो ने पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने ला दिया है। तस्वीरें 11 जुलाई 2016 की हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमरे में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों के बारे में सेना ने पाकिस्तानी रेंजर्स को बताया। रेंजर्स ने पहले तो आतंकी घुसपैठ की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब माना तो केवल दिखाने भर के लिए तलाशी ली। वीडियो में 4 से 5 आतंकी दिखाई दे रहे हैं, सभी के पास बैग भी हैं। ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 मीटर पाकिस्तान के अंदर की हैं। 12 जुलाई की सुबह भारत की तरफ से पाकिस्तान के पाक रेंजर्स को घुसपैठ की कोशिश के बारे में बताया गया। पाक रेंजर्स ने पहले तो आतंकियों के होने की बात से इनकार किया, बाद में इलाके की छानबीन को तैयार हुए। दोपहर 12:50 पर 5 पाकिस्तानी रेंजर्स बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के आतंकियों को तलाश करने के लिए पहुंचे। शाम 4:15 बजे एक गाड़ी आई और सभी आतंकियों को लेकर चली गई। पाकिस्तानी रेंजर्स का बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के आतंकियों की तलाश करना उनकी पोल खोलने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। WHO की रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी कर खुलासा किया है कि शहरी 80% आबादी दूषित हवा में सांस लेती है। WHO ने दुनिया भर के 3000 जगहों से आंकड़े जुटाकर एक डिटेल अध्ययन किया है, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस अध्ययन के लिए सैटेलाइट डेटा के साथ साथ वायु प्रदूषण को नापने के लिए पारंपरिक तरीकों का सहारा भी लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 10 में से 9 लोग बेहद ज्यादा वायु प्रदूषण वाले इलाकों में रहते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों में स्ट्रोक, फेफड़े का कैंसर और हार्ट की बीमारियों का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। गरीब देशों में रहने वाले 98% लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 70 लाख मौत हर साल हो रही है। हर साल होने वाली प्रीमैच्योर डेथ की वजह एयर पोल्यूशन बनती है। बहुत ही गंभीर एक मुद्दा है हमारे सामने, ये जन सेहत का मुद्दा है। और जो ये नई रिपोर्ट जब आई है, इससे साफ दिख रहा है कि ये जो समस्या है ये तो बढ़ ही रहा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों के मुकाबले गरीब देशों में वायु प्रदूषण की समस्या ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट में वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, मलेशिया और वियतनाम में वायु प्रदूषण के लेवल सामान्य से काफी ज्यादा हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों के मुकाबले गरीब देशों में वायु प्रदूषण की समस्या ज्यादा है। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुरुग्राम। हरियाणा का सिरसा पंचकुला शौच मुक्त हो चुका है, लेकिन देश में अपनी खूबसूरती के लिए अलग पहचान बना चुके चंडीगढ़ के माथे पर यह धब्बा अभी भी लगा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ कब ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी बनेगा। चंडीगढ़ को स्वच्छ भारत अभियान के तहत ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी बनाने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जहां खुले में शौच जाने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, वहीं LED स्क्रीन के जरिए लोगों को शॉर्ट फिल्म दिखाकर जागरूक किया जा रहा है। दुनिया भर में चंडीगढ़ की पहचान एक साफ सुथरे शहर के तौर पर होती है और शायद यही वजह है कि इस शहर को सिटी ब्यूटीफुल का तमगा दिया गया है।
मैसूर के बाद चंडीगढ़ देश का दूसरा सबसे ज्यादा साफ सफाई वाला शहर है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो चंडीगढ़ के लोगों को गौरवान्वित महसूस करने का मौका देती हैं। लेकिन अभी भी सिटी ब्यूटीफुल की शान में एक बड़ा रोड़ा बना हुआ है खुले में शौच। जी हां, हरियाणा का सिरसा और पंचकुला खुले में शौच फ्री हो चुका है, लेकिन चंडीगढ़ जैसा खूबसूरत शहर ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी नहीं बन सका है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि शहर को खुले में शौच फ्री करने की कोशिशें जारी हैं। स्लम एरिया में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारा 10 दिन का ये कैंपेन चल रहा है कि लोग खुले में शौच न करने जाएं और साफ सफाई रखें अपने पास। लोगों को हम लोगों ने अवेयर करवाया है कि ये अपना आसपास से कूड़ा ना इकट्ठा होने दें, पानी ना इकट्ठा होने दें, और ये कि खुले में शौच ना जाएं, या तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें या अपने घर के बाहर, घर के अंदर जो टॉयलेट बने हुए हैं वो यूज़ करें। चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से खुले में शौच करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। शॉर्ट फिल्में दिखाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। निगम कमिश्नर बी पुरुषार्थ के मुताबिक शहर में शौचालय की सुविधा हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करें, 2, 4, 5 दिनों तक लोगों को समझाएं कि आपने ये नहीं करना, और उसके बाद बड़े पैमाने पे चलानिंग करें। जहाँ जहाँ ये सारी सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं वहाँ पे चलानिंग शुरू कर दें। अब तक 100 के करीब ऊपर चालान हो चुके हैं, 500 रुपये का चालान होता है। चंडीगढ़ ये कोशिश कर रहा है कि हम इस टैग को लेने के लिए सारी कार्रवाई करें और तब टैग लें। चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वो खुले में शौच ना जाएं, और साथ ही चंडीगढ़ को ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी का गौरव दिलाने में उनका सहयोग दें। कैमरामैन प्रमोद के साथ इतिका महेश, प्रीति मीडिया, चंडीगढ़। सूफी संत नंगा बाजी साहिब के दर पर एकता का अनूठा संगम देखने को मिला। राजौरी स्थित सूफी संत नंगा बाजी के दर पर सामाजिक एकजुटता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सूफी संत नंगा बाजी साहिब के दर पर इन दिनों जायरीनों और उन्हें चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है। नंगा बाजी को सामाजिक एकजुटता के लिए काम करने वाले संत के तौर पर जाना जाता है। नंगा बाजी के दर पर हर धर्म के लोग पहुंचते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं। सब हिंदू, सिख, ईसाई सब आती है, और जो भी शफा इस जगह में है वो किसी जगह में। मैं आप बीमार हो गया था किसी, जिसको बड़ी बीमारी कहते हैं कोर्ट, चाहे यहाँ पर हैं, ठीक है। 27 साल हो गई इस बाबत, तो अल्लाह ने फजल है मेरे अरे में। सूफी संत नंगा बाजी का दर राजौरी के ब्रोई में स्थित है। यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि सूफी संत के दर पर जो भी मन्नत मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। गाड़ी में आते हैं, उनको उठाकर ऊपर बैठाते हैं, वो चल के जाता है यहाँ से, और वो खुश होकर जाते हैं। दरबार का सदका सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसी ने हमें बताया, और हम उन्हीं की बात सुनकर यहाँ पर काली सुना तो आज आ गए हैं यहाँ पर। कहा जाता कि संत नंगा बाजी इन इलाकों में कई जगह ठहरे हैं और लोगों को एकजुट होने का संदेश भी दिया है। कैमरा पर्सन सोनू धनकर के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की अगली फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का नाम MSG द वॉरियर लॉइन हार्ट है। संत गुरमीत राम रहीम जी हमारे साथ मौजूद हैं अपनी अगली फिल्म और एक नए मैसेज समाज को देने के लिए। जैसे कि नाम ही है MSG मैसेंजर ऑफ गॉड, क्या मैसेज है दुनिया की? हाँ, जो अभी फिल्म आ रही है MSG द वॉरियर लायन हार्ट, तो इस लायन हार्ट में एक योद्धा है जो राजपूत योद्धा है, और वो एलियन से इसलिए लड़ता है कि वो माता बहनों की इज्जत और धरती माँ की इज्जत पे आंच ना आए। वो अपनी जान की बाजी लगा देता है। तो हम यूथ को एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप मर्द हैं, आप में जवानी है, तो माता बहनों की इज्जत बचाने में उसे लगाइए, ना कि इज्जत लूटने में। उससे बड़ी कायरता नहीं है, उससे बड़ा राक्षसीपन नहीं। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है। बाकी किसानों का सुसाइड ये होना, पर ये एक फैमिली स्टोरी है। इसमें हम एज ए कैरेक्टर आ रहे हैं, एज ए गुरु नहीं आ रहे। ये फर्स्ट टाइम है कि उस कैरेक्टर की एक पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, और उस पर सॉन्ग भी है।